Hello everyone and welcome back to my channel. So today I am covering the topic of statistic. So आज हम पढ़ने वाले हैं introduction of statistic. This is a quick revision class. So let's start. हम start करते हैं. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि statistic mainly होता क्या है. हमारा statistic है. आपने word थ्रू आउट अब सुन रहे हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टैटिस्टिक होता क्या है. ये क्या है, हम कलेक्शन करते हैं डेटा का, कलेक्शन ऑफ डेटा. हम डेटा को एक बार पहले, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है कि हम ना कोई डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं. हमारे को जानना है कि हमारे पॉपुलेशन मतलब किस टाइप की पॉपुलेशन है, कि ज़्यादा हमारे यहाँ अडल्ट हैं या फिर यंगस्टर्स हैं, ठीक है ना, या ओल्ड एज वाले मतलब 60+ पीपल ज़्यादा हैं. तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ का डेटा कलेक्ट करेंगे कि उनकी एज फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैट्स में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेटा को क्या करेंगे, अब हमारे पास डेटा आ गया, रॉ डेटा आ गया. अब हम रॉ डेटा हमारे पास आ गया, मान लो बहुत सारे लोगों की एजेस आ गई. तो अब नॉर्मली अगर आपके पास ऐसी एक स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा होगा तो आप उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होती है कि आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया, हमने लिख लिया कि ये मेल है, उनकी एज लिख ली, या फीमेल है, हमने उसकी एज लिख ली. उसके बाद हमें पता चल जाएगा किस किस कैटेगरी के लोग हमारे पास किस एज के ज़्यादा लोग हैं. यहाँ पे हमने एज लिख लिया कि हमारा 0 to 10, 10 to 20, हमने एज फैक्टर्स अपना बना लिया एक, ठीक है ना. तो ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया तो अब उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना. तो नेक्स्ट हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. उसके बाद जब हमें एनालाइज कर लिया, मतलब हमने चीज़ों को डिवाइड कर लिया पार्ट्स में ताकि हम उससे कोई कंक्लूजन निकाल सकें. उसके बाद हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है. हम उससे कंक्लूजन निकालने की वो फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार हमारे यहाँ किस एज के लोग ज़्यादा हैं. तो हमें पता चलेगा, मान लो अगर मैंने निकाल लिया यहाँ का डेटा और मुझे पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पर यंगस्टर ज़्यादा, ठीक है ना. यंगस्टर का हमारे पास डेटा से पता चला कि ये लोग हमारे यहाँ पर ज़्यादा हैं. अब आपने जब कंक्लूजन भी निकाल लिया तो आप क्या करते हो, उसका प्रेजेंटेशन भी करते हैं, प्रेजेंटेशन भी ऑफ डेटा. तो स्टैट्स क्या है, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अब क्या होते हैं, स्टैट्स की कुछ स्टेजेस होती हैं. स्टेजेस ऑफ स्टैट्स इसी से बनी है. अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो सबसे पहले स्टेज 1 हमारी आती है कलेक्शन ऑफ डेटा. स्टैट्स, अगर आपको किसी चीज़ का मतलब डेटा के बारे में कुछ निकालना है, किसी चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेज 1 दैट इज़ हमको कलेक्शन ऑफ डेटा करना पड़ेगा. उसके बाद जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उस डेटा को आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा. ये आपकी स्टेज 2 हो जाती है, ठीक है. उसके बाद आपके पास जब डेटा कलेक्ट हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, फिर उसको आप क्या करोगे, उसको प्रेजेंट करोगे. हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन, आपका एक चैप्टर आएगा आगे कि आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आप कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन. प्रेजेंटेशन में क्या होता है, या तो आप पाई चार्ट की फॉर्म्स में बना लो या फिर आप बार डायग्राम्स बना लो, ठीक है, हिस्टोग्राम वगैरह बना लो, तो वो हमारा प्रेजेंटेशन में आता है. ये हमारा स्टेज 3 होता है. उसके बाद आपके पास जब प्रेजेंटेशन हो गया, आपने डेटा को एक अच्छी फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप इजीली उसको एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा एज फैक्टर आपके यहाँ ज़्यादा है, ठीक है. तो वो आपका एज 4 हो जाएगा. जब आपने एनालाइज कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे. अब आपके पास डेटा आ गया है, अब आप आराम से, आपके पास सारी अच्छे से वो हमने रॉ डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कर लिया है, तो अब हम इजीली उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं. ये हमारा स्टेज 5 हो जाता है, जिसमें हम हमारा कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट दी स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक. अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक, तो आप स्टैटिस्टिक बताएंगे, फिर उसकी स्टेजेस बता देंगे, ठीक है. नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अगर नेक्स्ट आता है अगर हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो अब ये इसमें होता क्या क्या है, वही जो हमारी स्टेजेस हैं वही इसके फीचर्स आ जाते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं. हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. अब डेटा कलेक्ट करने की 2 फॉर्म्स होती हैं, या तो आप प्राइमरी सोर्स से कर लें, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आप ही खुद से जाकर पर्टिकुलर हर एक इंसान से जाके उनकी एज फाइंड आउट कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, आपने खुद से डेटा कलेक्ट किया एक एक इंसान के पास जाके, तो ये प्राइमरी सोर्स है. सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास सेकेंडरी सोर्स. इसमें क्या करते हो आपने किसी ने पहले से डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उस डेटा को ही आप उठाकर दोबारा अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे होते हैं. आप इसको सेकेंड हैंड यूज़ कर रहे होते हैं. ये किसी और ने स्टडी करी थी, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया हुआ था, आपने वो यूज़ किया. जैसे कि अगर आपके यहाँ जनगणना होती है, आपके यहाँ सेंसस होता है,
तो हम वहाँ से डेटा उठाकर यहाँ की पॉपुलेशन का पता लगा लेते हैं। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने कोई डेटा कलेक्ट कर रखा था, हमने उसको अपनी स्टडी के लिए यूज़ किया, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, फीचर्स में बात करें तो उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं एंड प्रेजेंटेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। अब मैंने अगर मेल फीमेल के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है डेटा, तो मैंने क्या किया है, सारा वो डेटा जो मेल रिलेटेड और जो फीमेल रिलेटेड है मैंने वो लिया। तो क्लासिफिकेशन मैंने किसी सिमिलैरिटी के बेसिस पे कर दिया। ठीक है, ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूँ। प्रेजेंटेशन में वही कि हमने बार डायग्राम बना लिया, ठीक है, हमने पाई चार्ट का यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं, ये सारी चीज़ हमारी आती हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट फिर क्या है इसका, और हमारा इसका क्या फीचर होता है, इससे हम और क्या कर सकते हैं, इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं डेटा का। हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं दो चीज़ों के साथ। फिर हम अपनी स्टडी की जो मतलब हमने जिस चीज़ के लिए स्टडी करी है उसके बारे में हम इंक्वायरी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। एनालिसिस हमें मेनली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है ना, क्या है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। Statistical analysis is carried out to process the observed data and transform it in such a manner as to make it suitable for decision making। क्या करते हैं, हमने कोई डेटा कलेक्ट किया, उसको हमने प्रोसेस किया, उसे ट्रांसफॉर्म किया इस तरीके से ताकि हम उससे एक सूटेबल डिसीजन निकाल सकें। बहुत सारे टूल्स होते हैं एनालिसिस करने के। आप एवरेज निकाल सकते हैं कि एवरेज एज कितनी आई, अगर मेरे को फाइंड आउट करना हो तो मैं एवरेज एज फाइंड आउट कर लूँगी। मैं कोरिलेशन का यूज़ करूँगी, मैं दो डेटा को कंपेयर कर सकती हूँ। डिस्पर्जन कर सकती हूँ कि मेरा डेटा कितना स्कैटर्ड है, मतलब उसमें कितना, मतलब सारे वेरिएबल एक दूसरे से कितना दूर है। अब फिर और हम स्टैट्स का क्या फीचर है कि हम उसमें डेटा को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, हम उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, एक कंक्लूजन पार्ट है, ये सबसे लास्ट स्टेप है, सबसे ही ज़रूरी वर्क का हमारे काम होता है कि इसमें फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कंक्लूजन सही है या गलत है। अब क्या होता है, आप सैम्पलिंग पढ़ेंगे, पॉपुलेशन होता है, उससे हमने सैम्पल बनाया होता है। लास्ट में अपनी स्टडी के हम चेक करते हैं जो हमने सैम्पल बनाया है, सैम्पल का जो हमारा कंक्लूजन आया है, जिससे मान लो अगर हमने सैम्पल का मीन निकालने की कोशिश करी है, हमारे पास पॉपुलेशन का मीन है, तो हम फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाल के देखेंगे क्या इसका मीन इसके इक्वल आ रहा है, आसपास आ रहे हैं। अगर आ रहा होगा तो हमने स्टडी सही करी होगी, अगर ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे दोनों के आंसर, तो उसका मतलब हमने सैम्पलिंग में कोई मिस्टेक करी है। तो ये है हमारे सैम्पलिंग के फीचर्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक के टाइप्स क्या होते हैं, तो इसमें बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अगर हम इसका पहले हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइप्स को, मतलब तो फंक्शन के बेसिस पे क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस की बात करें तो क्या होता है कि दो तरीके से हम इसमें डिवाइड करते हैं। थोड़ी लाइन इसको थोड़ा देख लेना, भी हो गया है। एक तो हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव। आप डिस्क्रिप्टिव से ही समझ पा रहे होंगे कि डिस्क्रिप्टिव मतलब कि हम कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसको हम प्रॉपर, मतलब विदाउट एनी एरर या फिर विदाउट एनी चूजिंग द सिंपल पाथ हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव मतलब कि हम पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात होती है पॉपुलेशन की। हमने एज इट इज जैसा हमारे पास पॉपुलेशन था हमने उसकी स्टडी करी। और दूसरा हमारा होता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक। तो इसमें क्या करते हैं, हम इन्फर करते हैं। हमारे पास कोई डेटा है नहीं, हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मालूम है कोई यहाँ का उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बारे में फाइंड आउट करना है, इनके प्रेफरेंसेस के बारे में फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत वास्ट है, तो आप हर किसी से जा के पर्टिकुलर उनके प्रेफरेंसेस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, सैम्पल ले लेते हैं, इसमें से छोटा पार्ट हम ले लेंगे, कोई सैम्पल निकाल लेंगे, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, हम सैम्पल की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डिफरेंस के बेसिस पे अगर मीनिंग बताऊं, पहले डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग बताऊं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक विच इज कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन अंडर द स्टडी। यहाँ पर हम किसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अंडर अवर स्टडी। यहाँ पे हम पॉपुलेशन के बारे में जान रहे होते हैं, हम पॉपुलेशन की पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और वहीं हम अगर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक की बात करें तो ये एक ऐसी स्टैटिस्टिक है जो कि कंक्लूजन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है हमारे पॉपुलेशन की। किसके बेसिस पे, सैम्पल एनालिसिस। हम एक सैम्पल, हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करते, हम सैम्पल की स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं और हम ये मानते हैं कि यही चीज़, ये रिजल्ट ही हमारा पॉपुलेशन पे भी लागू होगा।
ठीक है, हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी ना करके एक सैंपल की स्टडी करते हैं, उससे हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। अब कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव आखिर करता क्या है, इसमें होता क्या क्या है, इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं पॉपुलेशन के डेटा को, इसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट भी करते हैं इन अ मीनिंगफुल वे। हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं एक ऐसे वे में ताकि हम उससे कुछ रिजल्ट, कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। जैसे कि हमने हिस्टोग्राम बना लिया, हमने बारग्राम, हमने पाई चार्ट बना लिया, हमने क्या करा, ग्राफ्स बना लिए, उससे हम क्या कहते हैं डेटा को प्रेजेंट करते हैं। मगर अगर वहीं हम इन्फ्रेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस वाले केस में हम डेटा को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं कि मतलब कि वो हमारा पॉपुलेशन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिडिक्शंस करते हैं, हम प्रिडिक्स करते हैं, ठीक है, जो हमने अजम्पशंस लेनी होती है, जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, वो भी हमारे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक है, ठीक है ना। हम सैंपल के बेसिस पे अजम्पशंस बना रहे होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि क्या फॉर्म है, क्या फाइनल रिजल्ट हम किस तरीके से, अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो हम चार्ट की फॉर्म्स में निकालते हैं, हम ग्राफ्स की फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, हम टेबल्स का यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव में। वहीं अगर बात हम करें इन्फ्रेंशियल की तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हमें कुछ अपनी पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं है, हमने यहाँ पे एजम्पशंस लिए हुए हैं, यहाँ पे हमने प्रिडिक्शंस ली हुई हैं, तो यहाँ हम पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। अगर हम यूसेज की बात करें कि डिस्क्रिप्टिव यूज़ का होता है, ये क्या होता है, जब हमें कोई सिचुएशन को डिस्क्राइब करना होता है तो वहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। अगर हम वहीं बात करें इन्फ्रेंशियल की, यहाँ पर क्या होता है, जब हमें किसी कोई इवेंट की अकरेंस की चांस की बात करते हैं, अगर हम चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कि आज बारिश हो भी सकती है या फिर बारिश नहीं भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है, ठीक है, हम कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हमने कोई सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने वर्ड्स में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रिडिक्शंस लेते हैं किसी चीज़ के बारे में कि कुछ इवेंट हो सकता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें, ये एक्सप्लेन करता है द डेटा विच इज़ ऑलरेडी नोन और टू समराइज अ सैम्पल। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आपको डेटा पहले से ही पता है, ठीक है, आपको सिर्फ उसको डिस्क्राइब करना है, डेटा नोन है यहाँ पे। और यहीं पर अगर हम इन्फ्रेंशियल की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, हमें कंक्लूजन निकालना पड़ता है अपनी पॉपुलेशन के बारे में। हमारे पास डेटा इतना है नहीं, हम उस डेटा के बियॉन्ड जाके हम अपनी पॉपुलेशन की वो अजम्पशन निकालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सैम्पल का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जिसमें हमारी स्टैट्स डिवाइडेड है, तो दो है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक हमारा इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है कि अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, सेकेंड फॉर्म अगर हम स्टैट्स की बताएं तो ये होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। अब आपने डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी फॉर्म में भी होता है, तो उसमें क्या होता है, दो हैं आपके पास, एक आपके पास होता है पैरामीट्रिक, ठीक है, एक हमारा नॉन पैरामीट्रिक, एक हमारा पैरामीट्रिक होता है, एक हमारा नॉन पैरामीट्रिक होता है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि पैरामीट्रिक में क्या होता है। पैरामीट्रिक क्या है कि हमने अजम्पशन लिया है कि हमारा डेटा कुछ सर्टेन टाइप का है, ठीक है ना। हमने बोला है कि इसमें आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा डेटा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इसके अंदर ही, इसी के विद इन फॉल करेगा, इसी रेंज में हमारा डेटा आएगा, तो ये हमारा पैरामीट्रिक होता है। नॉन पैरामीट्रिक होता है क्या, कि उसमें कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इस केस में आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में नहीं होता है। अब ये आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, फर्दर जब हम चैप्टर्स में जाएंगे जिसमें हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करेंगे, वहाँ पे आपको समझ आएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और हमारा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको, नॉर्मल, इसमें पैरामीट्रिक में आपके आते हैं, आपका Z² आएगा, ठीक है, आपका T टेस्ट आएगा, जिसमें आपका क्या होता है, या तो डेटा कुछ मतलब बड़ी फॉर्म में होता है कि आप डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या होता है, आपका डेटा क्या होता है, स्मॉल, सैंपल का साइज क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल साइज होता है सैंपल का, स्मॉल साइज ऑफ सैंपल, कि वो आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप इसमें chi² का यूज़ करेंगे, आप पढ़ेंगे chi² के बारे में, ठीक है। आप रैंक कोरिलेशन, रैंक डिफरेंस वाला एक मेथड आता है वो पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। यू टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका डेटा क्या है, स्मॉल फॉर्म में है, ठीक है। आपके पास क्या है, इंटरवल्स नहीं है, जैसे आपका डेटा ना इंटरवल्स की फॉर्म में आ जाता है,
कि 10 to 20 में आ रहा है या इतना, ऐसा नहीं है। डेटा बहुत स्मॉल अमाउंट में है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है, उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, ठीक। और वहीं पैरामीट्रिक क्या होता है, हमारे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास एक फॉर्म गिवन होती है कि इतने में फॉल कर रहा है हमारा, ठीक है ना, एक क्वांटिटी होती है, तो वो हमारा पैरामीट्रिक होता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अब हमारा आता है जिसमें हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक। तो अब नेचर कैसा होता है स्टैट्स का, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, तो दो तरीके से का नेचर होता है, ये एज अ साइंस भी होता है और एज अ आर्ट भी होता है। यहाँ पर हम इसको साइंस भी बोलते हैं और यहाँ पर हम इसको एक आर्ट भी बोलते हैं। साइंस क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये आपके पास एक पूरी, आपके पास थ्योरेटिकल फॉर्म में एक नॉलेज होती है स्टैट्स के बारे में, ठीक है ना। जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारा साइंस का आता है, ठीक है। ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि हमें स्टडी करने में हेल्प करती है, इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करने में, ठीक है ना। आप कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी चीज़ के, कि अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे तो उसका क्या कॉज होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या आउटकम आएगा। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी है जो रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करने में हेल्प कराती है। और ये एक लॉ है, साइंस क्या है, हमारा लॉ ऑफ साइंस है जो कि यूनिवर्सल है। आप इंडिया में लगा लो वो रूल, या फिर आप वो किसी और कंट्री में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये लॉ वहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉज होते हैं, ठीक है ना। जितने भी लॉज होते हैं साइंस के वो सारे यूनिवर्सल होते हैं, दे आर एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपका कलेक्शन आता है डेटा का, एडिटिंग आता है, क्लासिफाइंग आता है, प्रेजेंटेशन आता है ग्राफ की फॉर्म्स में, ठीक है ना। अगर हम बात करें आर्ट की बात करें तो क्या है, साइंस में तो एज अ साइंस तो इसके पास सिर्फ एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पर हम एक्चुअल एप्लीकेशन करते हैं। ये क्या है, एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ साइंस। यहाँ पे जो आपने वहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ा है, वहाँ का आप प्रैक्टिकल में करते हैं। यहाँ पर आप एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है। आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का बाय अप्लाइंग दी सिस्टमैटिक मैथड्स। जो साइंस के मैथड्स हैं आप उनको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये होता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि स्टैटिस्टिक का नेचर कैसा है, तो वो एज अ साइंस भी है और एज अ आर्ट भी है, तो वो बोथ है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बोथ हो जाता है, इट एक्ट एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीड ऑफ स्टैटिस्टिक, अब इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ आती है, नीड ऑफ स्टैटिस्टिक कहाँ कहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक का यूज़ किया है। तो स्टैटिस्टिक को क्या होता है, सबसे पहले आता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आप कहाँ पे, इकोनॉमिक थ्योरी। जब इकोनॉमिक थ्योरीज बनती हैं तो उन सब में भी हमारा स्टैट्स का ही एक रोल प्ले करती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि एन इकोनॉमिक थ्योरी इज अ फर्स्ट डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी ऑब्जर्व इन रियल लाइफ, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इसकी जितनी भी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, रियल लाइफ सिचुएशंस पे, कि हमने रियल लाइफ सिचुएशन में चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस पे हमने डेटा कलेक्ट करके कोई थ्योरीज बनाई हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ हमारे डेटा अप्रूव्ड होते हैं, कुछ डिसअप्रूव्ड होते हैं, जहाँ अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोले, अगर मैंने बोला कंज्यूमर डिमांड लेस होती है एट हायर प्राइसेस, तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करी ना। हमने जब देखा, जैसे हम टमाटर का केस ले लूँ, जब टमाटर 200 रुपये किलो हो गया था जो उसका प्राइस, तो लोगों ने क्या करा, उसकी डिमांड कम कर दी, और जैसे ही वो 20 रुपये किलो हो गया है, उसके प्राइस फॉल हो गया, तो उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो ये हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा, तभी हमने लॉ ऑफ डिमांड बनाया कि प्राइस एंड डिमांड हैविंग एन इनवर्स रिलेशन, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको चेक किया। तो ये इकोनॉमिक थ्योरी की कंस्ट्रक्शन में भी स्टैट्स काम करता है, क्योंकि हम डेटा फाइंड आउट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन से, फिर उससे हम कंक्लूजन बना के हमने हमारी थ्योरीज बनाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में भी ये हमें हेल्प करता है। क्या है कि प्लानर्स क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करते हैं अपनी पॉलिसीज़ फॉर्म करने के लिए, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके होती है। जैसे कि इंडिया इज़ एन ओवर पॉल्यूटेड कंट्री, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है ना। ओवर पॉपुलेशन की वजह से डेटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन का, और देखा जाता है कि कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि इस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब इनके लिए फुलफिल हो सकती है। तो क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन, पॉलिसी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है कि अगर सिचुएशन ओवर पॉल्यूशन की है, ओवर पॉपुलेशन की है, तो कैसे सिचुएशन होंगी, क्या क्या पॉलिसीज़, कैसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी, उसमें ये इकोनॉमिक प्लानिंग में भी हमें हेल्प करता है, क्योंकि हम डेटा कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इवैल्यूएट, इन इवैल्यूएशन, थर्ड हमारा आता है इन इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको इवैल्यूएट करने में भी स्टैट्स हेल्प करता है। जैसे कि इट इज़ नॉट ओनली इनफ टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज बट ऑल्सो नेसेसरी टू नो वेदर द इम्प्लीमेंटेशन हैव बीन प्रॉपर और नॉट। खाली पॉलिसीज़ बना लेने से काम नहीं चलेगा, आपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया उससे काम नहीं चलेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या जिस चीज़ के लिए आपने इम्प्लीमेंट किया वो उसका रिजल्ट आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि उसका वो ही जो रिजल्ट जिस बेसिस के लिए हमने वो इम्प्लीमेंट करी थी वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि स्टैटिस्टिकल डेटा हेल्प अस टू वैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, हाउ मच रेवेन्यू डिड गवर्नमेंट गेट थ्रू हायर टैक्सेस? It is through statistical investigation the finance minister get feedback on taxes paid by the people and the revenue acquired to the government. आपके गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है? टैक्सेस एंड फाइन्स से। जो वो टैक्सेस लेती है, जो वो फाइन्स लेती है पब्लिक से, इनसे वही उसके लिए क्या है? उसके लिए एज अ रेवेन्यू है, ठीक है। वहीं से वो रेवेन्यू आता है, उन्हीं को वो हमारे लिए खर्च करते हैं उन पैसों को एक्सपेंडिचर पे। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या चेक करता है? वो देखता है कि उसने जितना टैक्स पे करना था, मतलब जितना लगाया है, क्या उतना उसको रिकवर हो पा रहा है पीपल से या नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करेगा? एक स्टडी करेगा, डेटा फाइंड आउट करेगा। वो देखेगा उसने जो इम्प्लीमेंट कर दिया कि इतना % जीएसटी लगेगा, क्या वो रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इवैल्यूएशन में हेल्प करता है पॉलिसीज को। फोर्थ आता है टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? अब क्या होता है, वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ डेटा ऑन पॉपुलेशन। हम स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी इकोनॉमी का? उसका पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन के बेसिस पे हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें कितनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम ये देखेंगे उस इकोनॉमी में किस टाइप की नेचुरल रिसोर्सेज है, कितनी है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वहाँ की नेशनल इनकम कितनी है, एनआई अगर नेशनल इनकम की फाइंड आउट करेंगे, उसका प्रोडक्शन कितना है ऐसी इकोनॉमी में, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है हमारा। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके हमें पता चल जाएगा उस इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप की इकोनॉमी है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। तो इस टाइप से हम स्टैट्स के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये होता है हमारा कहाँ पर इसका नीड है स्टैटिस्टिक की। अब स्कोप की बात करते हैं, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक। तो क्या होता है, डिवीजन करते हैं हम स्टैटिस्टिक का, क्लासिफिकेशन, या फिर दो तरीके से हमारा इसमें स्कोप है। या एक तो हम डिवीजन करते हैं, पहले तो डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। अगर हम डिवीजन की बात करें, स्टैटिस्टिक एंड इंडस्ट्री। स्टैटिस्टिक क्या एक वाइडली यूज करते हैं हम इंडस्ट्रीज में जैसे हमें कंट्रोल चार्ट बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, सर्टेन क्वालिटी लेवल। अगर आप कोई इंडस्ट्री है तो आपको क्या देखना पड़ता है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कोई फूड फैक्ट्री है तो उसको देखना पड़ता है कि वो क्वालिटी भी हो उसमें, ठीक है, वो किसी के लिए नुकसानदायक ना हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाए, किसी की हेल्थ इश्यूज ना हो, तो उनको क्वालिटी मेजर देखना पड़ता है। इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है ना, क्या टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं, उनको इंस्पेक्शन करना पड़ता है रेगुलरली, ठीक है ना, उन्हें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि जो उन्होंने सोचा था वो वैसा ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है हमारा, इंडस्ट्री के साथ भी रिलेट करता है, स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक एंड कॉमर्स। स्टैटिस्टिक खाली प्रोडक्शन में नहीं, हमारे कॉमर्स में भी होता है। कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारी स्टैटिस्टिक कॉमर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि बिजनेसमैन कैन नॉट अफोर्ड टू ईदर बाय अंडर स्टॉकिंग और हैविंग ओवर स्टॉक ऑफ हिज गुड्स। अब क्या होता है, किसी कॉमर्स में अगर बात करें, किसी बिजनेसमैन ने स्टॉक मेंटेन कर रखा है, या तो ना तो वो स्टॉक को ओवर ज़्यादा रख सकता है अपने पास, ना ही तो वो उसको ज़्यादा कलेक्ट करके रख सकता है, ना ही वो उसको अंडर स्कोर करके सकता है। ना तो ही हम वो ओवर स्टॉकिंग कर सकते हैं और ना ही हम अंडर स्टॉकिंग कर सकते हैं। ना ही हमारे पास स्टॉक की कमी होनी चाहिए, ना ही हमारे पास ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए। हमारे पास वो ऑप्टिमम स्टॉक होना चाहिए जो कि हमारी सेल एंड डिमांड एंड सप्लाई के लिए सफिशिएंट हो। तो स्टैट्स हमारी कॉमर्स में भी यूज़ होती है, ठीक है। स्टैट्स हमारी एग्रीकल्चर में भी यूज़ होती है। अगर कोई एग्रीकल्चरल
चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अगर एग्रीकल्चर बेसिस पर, तो वहाँ पर भी हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं। एजुकेशन में भी अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, उसमें भी यूज़ करते हैं हम स्टैट्स को। एज अ प्लानिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपने इकोनॉमी में पढ़ा था। इकोनॉमिक में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। तो इसमें क्या होती है कि हम अपनी रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें, और फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये सारी चीज़ें हम क्या होते हैं, यहाँ पे हम स्टैट्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम स्टैट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिसमें आप डेटा डाल दें, नॉर्मल रॉ डेटा, तो आपके पास सारा मीन मीडियन निकल के आ सकता है ईजिली, ठीक है ना। ठीक, आपके पास बहुत सारी सॉफ्टवेयर हैं, SAP, एक SPSS भी है आपके पास, एक रॉ आर है, आर करके भी एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। अब आप बात करते हैं अगर अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज के प्रिंसिपल्स के, हाइपोथेसिस की, इन सब की टेस्टिंग करते हैं, इन सब की वेरिफिकेशन करते हैं स्टैट्स के थ्रू, ठीक है। हम हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी कर पा सकते हैं स्टैट्स के थ्रू, इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं, हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में भी बहुत यूज़ होता है स्टैट्स की। इसमें हम ये दिखते हैं हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है, कंपटीशन लेवल कैसा है मार्केट में, कितनी कैपिटल हमें लगानी है, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, इस सब के बारे में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये होता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक कि ये कहाँ कहाँ पर तक डिवाइड है, कहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका एक क्विक सेशन जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि आपकी स्टैट्स का क्विक एक इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसकी स्कोप के बारे में पढ़ा, इसकी नीड्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम कलेक्शन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन हम तीनों एक ही स्लाइड्स में कंप्लीट कर देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टाटा।